दोस्तों, इस वीडियो में आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के बारे में जानेंगे। क्योंकि मूल अधिकारों के बेस जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 13 से शुरू होता है। अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 13 अर्थात आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 ही मूल अधिकारों को एक ठोस धरातल प्रदान करते हैं। तो इसी क्रम में जानने की कोशिश करते हैं अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य शब्द की वो परिभाषित करता है, अर्थात अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो अब यहाँ पे मूल प्रश्न यह उठता है कि आखिर राज्य की परिभाषा है क्या, अर्थात राज्य की परिभाषा का वास्तविक महत्व मूल अधिकारों के लिए क्यों है और क्या है। क्योंकि मूल अधिकारों का बेस अनुच्छेद 12 पर आधारित है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों को धरातल प्रदान करता है जो 14 से लेके दिए गए हैं भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 में समाहित हैं। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो जानते हैं। सर्वप्रथम इसमें भारत की सरकार अर्थात भारत की राजनीतिक सरकार जो भारत को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व देती है, जो भारत को राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व देती है, अर्थात संसद, सर्वोच्च स्तर से संसद इसमें समाहित है। अब इसके बाद निचले क्रम में आते हैं तो राज्य विधानमंडल और राज्य विधायिका जिसे कहते हैं, और राज्य विधान परिषद अर्थात राज्यों की सरकारें, राज्य सरकार जो है वो भी राज्य की परिभाषा में आती है। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत के स्थानीय प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरण जो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है। दोस्तों, अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों को क्रियान्वित करने वाली वे सारे अंग राज्य सरकार की परिभाषा में आते हैं जो राज्य विधानमंडल के राजनीतिक और राज्य विधानमंडल के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। ऐसे ही भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार जो भारतीय जनता के द्वारा चुनी जाती है, राजनीतिक सरकार जो भारत सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जो भारत सरकार के बनाए गए कानूनों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, वो भी राज्य शब्द द्वारा परिभाषित है या राज्य शब्द की परिभाषा में समाहित है। अर्थात संसदीय व्यवस्था द्वारा बनाए गए संपूर्ण कानूनों को प्रभावित करने वाली वे सारी निकाय जो विधि के बल द्वारा संचालित होती हैं, जो संसदीय व्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, वैसे ही राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रभावित करने वाले वे सारे निकाय जो विधि के बल द्वारा संचालित हैं, विधि के बल द्वारा निर्मित है और विधि के बल द्वारा रक्षित है, वो सारे राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्टतः यह देखने को मिलता है कि राज्य विधानमंडल के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक वे सारे संस्थान, चाहे वो विधिक हों, चाहे वो संवैधानिक हों, चाहे वो सामाजिक हों और चाहे वो शैक्षणिक हो, वैसे ही संसदीय व्यवस्था में संसद द्वारा निर्मित कानूनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले वे सारे निकाय राज्य की परिभाषा में आते हैं जो भारत की संसदीय व्यवस्था को संपूर्णता देते हैं, भारत की संसदीय व्यवस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में संपूरक या पूरक की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म स्तर से देखें तो राज्य सरकार द्वारा निर्मित अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है जो राज्य सरकार की विधि के बल द्वारा संचालित होता है, वैसे ही संसदीय व्यवस्था द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान है या ऐसा शैक्षणिक संस्थान जिसको संसदीय व्यवस्था के द्वारा मूलतः निर्मित किया गया है और विधि द्वारा संचालित किया जाता है, वो भी राज्य शब्द की परिभाषा में आता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो सारे संस्थान जो विधिक बल द्वारा निर्मित होते हैं और विधिक बल द्वारा संचालित होते हैं और विधिक बल के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं और साथ ही जिनमें जन कल्याण सर्वोत्तम रूप से समाहित हो, वो राज्य शब्द की परिभाषा में आते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 12 में जब हमने राज्य शब्द को परिभाषित किया था तो हमने सिर्फ शब्द मात्र को परिभाषित नहीं किया था, अर्थात इस राज्य शब्द की परिभाषा के माध्यम से हमने देश के भविष्य को गढ़ने की कोशिश की थी। हमने कोशिश की थी राज्य शब्द के अंतर्गत जो भी संस्थान आएंगे वो जन कल्याणोन्मुखी होने के साथ साथ देश के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे। यहाँ पर हमने देश के भविष्य को परिकल्पित करने के लिए या देश के भविष्य को निर्मित करने के लिए राज्य नामक शब्द को हमने यहाँ पे परिकल्पित किया ताकि हम राज्य नामक शब्द के माध्यम से स्थापित उन संस्थानों के माध्यम से हम लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, नागरिकों के उद्देश्यों की प्राप्ति करें, नागरिकों के सपनों को साकार कर सके और नागरिकों को एक व्यवस्थित क्रम में सुव्यवस्थित रूप से हम उनमें संतुलन बिठा सके। अर्थात यहाँ पे देश और नागरिक के मध्य एक बेहतरीन संतुलन स्थापित करने की बात कही गई है इन संस्थानों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी संस्थान विशेष स्वयं में अपने उद्देश्य लिए हुए होता है और वो उद्देश्य ही नागरिक के कल्याण को
प्राप्त करते हैं। नागरिक के कल्याण को प्राप्त करने के साथ साथ नागरिकों के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, आखिर इन संस्थानों का महत्व क्या है? आखिर इन संस्थानों को निर्मित क्यों किया जाता है, जो राज्य नामक शब्द में परिकल्पित हैं? जो संविधान निर्माताओं ने जब राज्य शब्द को परिकल्पित किया है एक अनुच्छेद बना के, तो उस समय जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिकल्पित किया गया, आखिर इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? दोस्तों कोई भी संस्थान जो राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है, वो राज्य में वो व्यक्ति को संस्थान से जोड़ने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए अगर हम एक सूक्ष्म स्तर के शैक्षणिक संस्थान को ले लेते हैं, जो राज्य नामक शब्द में आता है और जो राज्य के कानूनों के साथ साथ देश के कानूनों के द्वारा संचालित होता है, तो इसका उद्देश्य होता है, किसी भी संस्थान का उद्देश्य होता है कि नागरिक में अंतर्निहित योग्यताओं, क्षमताओं, उसके बौद्धिक कौशल और उसके संपूर्ण क्षमताओं को एक बाह्य प्रदर्शन, एक ऐसा प्रदर्शन जिसके माध्यम से हम नागरिक को स्पष्ट पहचान दे सकें। नागरिक की आंतरिक क्षमताओं का एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, ये राज्य शब्द में परिकल्पित है, अर्थात ये अंतर्निहित है, राज्य की उन संस्थानों में अंतर्निहित है जो संस्थान हमें राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए स्थापित की जाती है। और कोई भी नई संस्थान किसी कानून के द्वारा स्थापित की जाती है, चाहे वो राज्य स्टेट में स्थापित की जाती हो या सेंट्रल विधिक, हम कह सकते हैं संसदीय कानून के द्वारा निर्मित की जाती हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वर्तमान में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप और नागरिकों की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप उस संस्थान के साथ नागरिकों का कैसे एक संतुलन स्थापित किया जाए, कैसे एक मधुर संबंध बनाया जाए जिसमें लोकतांत्रिक साहचर्य स्थापित हो। और यही इसका मुख्य कारण होता है कि नागरिक की आने वाली भावी आवश्यकताओं को भी हम किस तरीके से इन संस्थानों के माध्यम से साध सकते हैं या इन संस्थानों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ध्येय लोकतंत्र के माध्यम से सिर्फ संस्थानों को स्थापित करना नहीं है, संस्थानों के माध्यम से नागरिक को सशक्तिकरण प्रदान करना है, नागरिक को एम्पावर करना है। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू मेक सिटीजन एम्पावर अबाउट देयर इंटरनल क्वालिटी, अबाउट देयर इंटरनल एबिलिटीज। तो इसके माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि जो नागरिक में अंतर्निहित क्षमताएं हैं, नागरिक में जो योग्यता है, नागरिक में जो स्वप्न दृष्टि है, उन सब का बाह्य प्रदर्शन भारत के निर्माण के लिए कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ पे नागरिक को प्रतिनिधित्व देने का मतलब यह होता है कि हम भारत को एक स्तर से प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। नागरिक का जुड़ाव स्वयं से नहीं होता है, नागरिक का जुड़ाव राष्ट्र से होता है, नागरिक का जुड़ाव स्टेट से होता है, नागरिक का जुड़ाव हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से होता है। इस माध्यम से हम नागरिक में निहित क्षमताओं को उस विशेष संस्थान के माध्यम से हम देश के हित में प्रयोग करते हैं। और यही राज्य शब्द की एक मौलिक संरचना है और यही राज्य शब्द की एक बेहतरीन खूबसूरती है। अगर हम स्थानीय निकायों की बात करें जिसमें नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत और जिला बोर्ड, जिला पंचायत, अगर इन संस्थानों की बात करें तो ये संस्थान उस स्थान विशेष के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने के माध्यम से नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ते हैं। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब नागरिक जुड़ाव महसूस करता है तो हम नागरिक की क्षमताओं को निखारते हैं, नागरिक को प्रतिनिधित्व देते हैं। और यही इन संस्थानों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो नागरिक को देश से जोड़ते हैं, नागरिक को राज्य से जोड़ते हैं, नागरिक को उसके स्थानीय विशेष से जोड़ते हैं। और यही हमारे राज्य शब्द का वास्तविक महत्व भी था, क्योंकि राज्य शब्द में जो भी संस्थान स्थापित किए जाएंगे वो देश के लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। और इसी का कारण है कि ये विधिक बल से संचालित होते हैं, विधिक बल से निर्मित होते हैं और विधिक बल से ही रक्षित होते हैं। अर्थात प्रत्येक वह संस्था जो राज्य विधानमंडल के विधि बल द्वारा निर्मित होती है और संसदीय व्यवस्था के विधि बल द्वारा निर्मित होती है और अन्य सूक्ष्म स्तर पर भी किसी विधि के बल द्वारा निर्मित होती है, संचालित होती है या रक्षित होती है, तो राज्य शब्द में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि आखिर इन संस्थानों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, आखिर हमने राज्य शब्द को गढ़ा क्यों, आखिर हमने राज्य शब्द में नागरिक के फ्यूचर को किस तरीके से देखने की कोशिश की, देश के फ्यूचर को किस तरीके से देखने की कोशिश की। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के भविष्य को दी। और भारत के भविष्य को जब हम परिकल्पित करते हैं तो हमें नागरिक को प्रतिनिधित्व देने के लिए संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। और वो संस्थान भी लोकतांत्रिक स्वरूप में निर्मित होती हैं और लोकतांत्रिक स्वरूप में कार्य करते हैं और लोकतांत्रिक स्वरूप में ही संचालित होती हैं। और इन व्यवस्थाओं में हम नागरिक
को संस्थान से जब जोड़ते हैं तो नागरिक की योग्यताओं को संस्थान के माध्यम से प्रतिनिधित्व देते हैं। और ऐसे समय में जब संस्थान प्रतिनिधित्व का एक केंद्र बिंदु बनता है तो नागरिक में निहित क्षमताएं देश के हितार्थ प्रयोग की जाती है। और ऐसे समय में हम न सिर्फ देश के सर्वोत्तम कल्याण को साधने की कोशिश करते हैं बल्कि देश को एक वैश्विक मानवतावादी दृष्टिकोण से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जब देश उसके नागरिकों के योग्यताओं, क्षमताओं और उसके बौद्धिक कला कौशल से संचालित होगा तो यह स्पष्टतः प्रदर्शित है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पे नागरिक अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से देश से जुड़ता है और देश इन नागरिकों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के स्वरूप में सामने आता है। और यही हमारे वैश्विक मानवतावादी दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी निकाय हो, चाहे वो वैधानिक हो या हम कह सकते हैं चाहे संवैधानिक हो, चाहे वो विधि के बल द्वारा निर्मित हो, चाहे वो LIC हो या अन्य संस्थान हो जिसमें ONGC है, कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। क्योंकि यहाँ पे नागरिक की आवश्यकताओं और देश की आवश्यकताओं के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है, एक ऐसा सामंजस्य जिसके माध्यम से हम नागरिक के हितों को साध सकें। अर्थात विधान के तहत निर्मित संस्थाएं, विधि द्वारा निर्मित संस्थाएं और बिना संविधान संशोधन के निर्मित संस्थाएं राज्य शब्द में ही समाहित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में एक कथन कहा था जिसमें कहा था कि किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य संस्था काम करती है वह अनुच्छेद 12 के तहत आती है। अर्थात उन्होंने ये बताया कोई भी संस्था, एजेंसी जो विधिक तौर पर कार्य करती है और राज्य के लिए कार्य करती है और नागरिकों के हितार्थ कार्य करती है तो वो राज्य शब्द में ही समाहित है। दोस्तों, राज्य शब्द के अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनमें निहित शक्तियां भी राज्य शब्द की सर्वोच्च स्वरूप को दर्शाते हैं, राज्य शब्द के एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हमने देश के आवश्यकताओं के अनुरूप, देश की ज़रूरतों के अनुरूप और देश की भावी आकांक्षाओं के अनुरूप हमने इन व्यवस्थाओं को निर्मित करने की कोशिश की। चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमने एक दूसरे को कोरिलेट किया, एक दूसरे को सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन करने की कोशिश की, ताकि एक व्यवस्था अगर अपने अधिकारों का अतिक्रमण करती है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है या दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो हम एक संस्था दूसरे के संस्था के ऊपर किस तरीके से निगरानी कर सकती है। और यही राज्य शब्द की खूबसूरती भी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम देखें राज्य शब्द में निहित संस्थाएं, अगर राज्य शब्द में निहित संस्थाएं जो उनको शक्तियां दी गई हैं जिसके माध्यम से वो संचालित हो रही हैं, अगर वो अपनी शक्तियों का अमर्यादित प्रयोग करती हैं या उनका दुरुपयोग करती हैं या उनका दुरुपयोग नागरिक के हितों के खिलाफ करती हैं तो यहाँ पे उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उनको सुपरविजन किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, यहाँ तक कि संविधान के आधारिक लक्षणों को आधार बनाते हुए, संविधान के मूलभूत संरचना को आधार बनाते हुए उन पर सुपरविजन करने की कोशिश की जाती है। और यही हमारे अनुच्छेद 13 में समाहित है कि अनुच्छेद 12 में निहित हुए संस्थाएं अगर वो राज्य के नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ जाके कार्य करती है, मूल अधिकारों के खिलाफ जाके अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो अनुच्छेद 13 के तहत उनको उस मात्रा तक विधि शून्य माना जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। और यही अनुच्छेद 12 और 13 के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया गया कि अनुच्छेद 12 में निहित संस्थाएं अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ अपने उद्देश्यों का दुरुपयोग करती हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती हैं तो अनुच्छेद 13 के तहत उनको दी गई शक्तियों को मर्यादित किया जाएगा, चाहे वो मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में हो या अन्य विधिक बलों के, अन्य विधिक दायित्वों की अमर्यादित प्रयोग के संबंध में हो। तो यहाँ पे अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 12 को संतुलित करने का कार्य करता है। और यही हमारे राज्य शब्द का मुख्य उद्देश्य भी है कि किस तरीके से हम नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करें, किस तरीके नागरिक में निहित संभावनाओं को प्रतिनिधित्व दें और किस तरीके से नागरिकों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दें ताकि नागरिक अपने अस्तित्व को एक क्लियर प्लेटफॉर्म दे सके। और इसके माध्यम से हम देश को एक स्थायित्व प्रदान करते हैं, भारत को एक मजबूती प्रदान करते हैं। और यही अनुच्छेद 12 की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किस तरीके से संस्थाएं स्थापित की जाएं और वो संस्थाएं भारत के निर्माण में सहायक होंगी, वो संस्थाएं नागरिक को प्रतिनिधित्व देने में सहायक होंगी, वो संस्थाएं नागरिक के हितों के संपूरक में काम करेंगी। और ये संस्थाएं इस तरीके से अगर कार्य करती हैं तो ये भारत को एक अग्रणी भूमिका में ले जाती हैं और भारत को एक महत्वपूर्ण विशेष स्थान देती हैं उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में।
दोस्तों आज हमने जाना कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं और संस्थाओं को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, और संस्थाएं विधिक बल द्वारा संचालित, निर्मित और संरक्षित होती हैं। प्रत्येक वह संस्था जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है, प्रत्येक वह संस्था जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और प्रत्येक वह संस्था जिसमें नागरिकों के हित जुड़े हुए होते हैं, वो राज्य शब्द में समाहित है। और इसका उद्देश्य भी यह है कि राज्य शब्द में समाहित संस्थाएं ही नागरिकों के हितों की पूर्ति करेंगी, और नागरिकों के हितों की पूर्ति के खिलाफ जाके अगर वो कार्य कर रही होती हैं तो ऐसे समय में अनुच्छेद 13 के द्वारा उनको मर्यादित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।